हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स का है। ये क्वेश्चन हमारा वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है, जिसके अंदर हम डिफ्रैक्शन के अंदर हम कैसे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही रहता है हर सेमेस्टर में। और ये क्वेश्चन फ़िलहाल 2 सेमेस्टर से नहीं आया है, पर लेकिन इस बार इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो लिखा है वो देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है डिस्कस द फिनोमिना ऑफ फोरियर डिफरेंशिएशन एट सिंगल स्लिट, ठीक है, सो दैट रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटीज एंड सक्सेसिव मैक्सिमम आर। इस फॉर्म का हमें से बनाना है। इस फॉर्म का हमें से बनाना है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बात हो रही है डिफ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। तो डिफ्रैक्शन को जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन लाइट की वो प्रॉपर्टी है, जब क्या होता है, जब लाइट किसी शार्प एज से पास होती है तो वो अपनी हमने सुना है कि जो लाइट होती है ना वो स्टेट में चलती है, पर लेकिन जब जो शार्प एज होती है ना, जब वहाँ से पास होती है तो अपनी लाइट वो बैंड हो जाती है। तो प्रकाश की जो इस घटना को ना हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो इस टाइप से, देखो ये जो है ना, ये बैंड हो रही है। ये इधर लाइट चल रही थी, पर ये थोड़ा शार्प है। ये देखो यहाँ पे ये इस तरह बैंड हो गई, 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 ठीक है। इसी तरह जो हमारा ब्लेड होता है, ब्लेड में आपने देखा होगा कि जो ये पोर्शन होता है इससे थोड़ा बहुत चमकीला दिखता है। ये चमकीले दिखने के कारण ही, इसका कारण ही होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के कारण ही ये चमकीला में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारा डिफ्रैक्शन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है फ्रेस्नेल और एक होता है फ्रेनहोफर। पर लेकिन हमारे सिलेबस में फ़िलहाल ये वाला है तो हम इसको करेंगे कवर, ओके, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ एक डिफ्रैक्शन का कि डिफ्रैक्शन क्या है। तो देखते हैं। सॉरी, मैं आपको जरा एक चीज़ दिखा दूँ, आप देख रहे हो। देखो ये मानना है ये लाइट है, और ये जो लाइट है हमारी इस तरह ट्रैवल कर रही है, पर यहाँ पर ये सिंगल स्लिट है। तो देखो आप ये खुद देखो कि ये किस तरह बैंड हो रही है लाइट, इस तरह बैंड हो रही है लाइट बेंडिंग लाइक दिस, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, चलो अपने इस बात पे। तो हम यहाँ पर आ गए। तो अब इसका क्या है कि डेरिवेशन आता है इसका एग्ज़ाम में। उस डेरिवेशन यानी कि जो हमें ये सीरीज बनानी पड़ती है रेशियो वाली, इसको हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इसका जो डायग्राम है वो समझ लेते हैं पहले। डायग्राम कुछ इस तरह है कि ये पावर सोर्स है, ठीक है, ये पावर सोर्स है, ये पावर सोर्स है, ठीक है। और ये हमारी कोई स्क्रीन है, पूरी क्या है हमारी, ये स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन, अरे जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ना, ये इनफाइनाइटली है। लेंथ इसकी कितनी है, इनफाइनाइटली है। तो इनफाइनाइटली ये दोनों अरेंज है एक दूसरे से, मान लिया हमने। तो और बीच में एक सिंगल स्लिट रखी गई है, ठीक है, सिंगल स्लिट।
और जो सिंगल स्लिट है ये बहुत जूम करके दिखाई गई है, और जो इसकी विड्थ ऑफ स्लिट है वो ई है। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर दो लेंस का प्रयोग किया गया है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस L1, कॉन्वेक्स लेंस L2। ये स्लिट हो रही है। तो जब प्रकाश यानी कि जब लाइट ट्रैवल करेगी ये वाली रे, तो ये वाली रे जो है इस पर टकराई और ये वाली रो इस वाली लेंस पर टकराई, यानी कि दोनों रे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, एक ही बिंदु से इसकी जो मिररेशन है एक बिंदु से जा रही है, तो ये सीधी रेखा में चलेगी। जब ये ऐसी चली, ठीक है, तो इससे पास होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस है तो इसे ये एक पॉइंट पर ला देगा। देखो ये ला दिया एक पॉइंट पे इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक पॉइंट पे ला दिया ये, तो ये देखो आप, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि यदि मैं लेट करूं कि जो हमारी ये वाली रे थी इससे थीटा एंगल पे हमने एक रे और इस पर पास करा दी लेंस पे, और इस पास पे जो हमने पॉइंट देखा वो P1 मिला हमें। इसी तरह हमने थीटा एंगल पे ये वाली रे भी हमने पास कराई। तो लाइट की प्रॉपर्टी होते हैं एक बार डिफ्रैक्शन, एक बार ये इसके लॉज होते हैं, वेव ऑप्टिक्स में हमने पहले भी पढ़े होंगे 10th 11th 12th के अंदर। तो ये यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगी, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया लेट अस P1। ये P सेंटर हो गया, ये P1 हो गया, ठीक है। ठीक, तो अब हमें इसमें कुछ चीज़ें 7 स्टेप होते हैं डेरिवेशन को करने के लिए। 7 स्टेप होते हैं इस डेरिवेशन को करने के लिए। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ता है इसमें पाथ डिफरेंस, उसके बाद निकालना पड़ता है फेज डिफरेंस। जब फेज डिफरेंस हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा तो इंटेंसिटी आ जाएगा। तो फिर मिनिमा निकाल लेंगे इसको हम, फिर सेंट्रल मैक्सिमा निकाल लेंगे, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा निकाल लेंगे, और फिर अपनी जो सीरीज है ये निकल जाएगी। तो ये अगर आप हमें स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन को कवर करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम पाथ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट A से लेके P1 और B से लेके P1, ठीक, ये हमारा पाथ डिफरेंस है। पर पाथ डिफरेंस हमें इतना बड़ा पाथ डिफरेंस नहीं ले सकते हम, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, हम नॉर्मल डाल देते हैं A से लेके B पे। ये नॉर्मल हमने डाल दिया है यहाँ पे, देखो ये हमने नॉर्मल डाल दिया यहाँ पर। और ये नॉर्मल हमने इसलिए ही डाला ताकि हमें पता है कि यहाँ से लेके ये वाली और ये वाली और ये N से लेके P1 तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो हमने क्या सोचा, यदि हम इसका पाथ डिफरेंस निकाल लें Bn का, तो हमारा पूरे जो सिंगल स्लिट का जो ये डिफ्रैक्शन का जो पाथ डिफरेंस है वो मिल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या काम करेंगे, जो ये हमारा ANB है ना, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जिसके कारण हमें Bn की वैल्यू मिल जाएगी। तो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्राइंगल ABC। जब हमने इसमें सॉरी ABC नहीं होगा यहाँ पे, ये कौन सा ABN है, तो N मैं लिख देता हूँ यहाँ पे N ABN में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो पाइथागोरम ड्यूरिंग द अप्लाई द पाइथागोरम थ्योरम, तो साइन थीटा इक्वल टू BN अपॉन AB। BN is a length and AB is a hypotenuse। तो BN इक्वल टू E, BN अपॉन E इज ए विड्थ ऑफ स्लिट। स्लिट की जो जितनी स्लिट की जो जगह खाली थी उसको हम E बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से सिंपली BN की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। BN की वैल्यू कितनी आई, E साइन थीटा। तो ये BN क्या है हमारा, BN यानी कि E साइन थीटा हमारा क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि
जो आपका डिफ्रैक्शन में जो फेरहोफर डिफ्रैक्शन है उसका जो आपका पाथ डिफरेंस है वो कितना है, तो आप क्या बताओगे, ई साइन थीटा। जहाँ पर क्या है, ई विड्थ ऑफ स्लिट है और थीटा एंगल है बिटवीन द, ये अच्छा ये एंगल कौन सा एंगल होगा, ये एंगल ये वाला एंगल होगा, ये थीटा। यानी कि जब स्लिट किसी एंगल पे जा, मतलब जो कोई रे है किसी एंगल से जा रही हो तो ये थीटा, वो वाला थीटा होगा। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड बात करते हैं हम फेज डिफरेंस। तो हम सभी को पता है कि जो फेज डिफरेंस होता है, तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यदि हम पाथ डिफरेंस में 2π/λ की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फेज डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है। यदि हम पाथ डिफरेंस में 2π/λ की से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, फेज डिफरेंस मिल जाता है। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया हमारा, 2π√L/λ। तो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरे में क्या करना है, हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा क्या करने का करें। तो ये हमेशा नंबर ऑफ n वेव फ्रंट्स पर निकलता है। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, लेट n वेव फ्रंट्स आर पासिंग थ्रू स्लिट। मान लो कि जो वेव्स है ना वो नंबर ऑफ वेव्स n है और वे पास हो रही है स्लिट से। तो जिनमें से प्रत्येक का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, a है, हैविंग एम्पलीट्यूड a। सारी जो जितनी भी ये रेज थी इन सबका एम्पलीट्यूड कितना है, a। तो फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू वेव्स, जो दो वेव्स होगी, कोई भी दो वेव्स, उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 1/n इंटू फेज डिफरेंस। 1/n इंटू फेज डिफरेंस, 1/n इंटू डिफरेंस इक्वल टू 1/n इंटू फेज डिफरेंस कितना था, 2π/λ साइन थीटा, ये साइन थीटा, 1/n 2π साइन थीटा। और इसको ही हम बोलते हैं डेल बोला जाता है इसको। यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है ना उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं है, सॉरी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब डेल एल बोलते हैं। जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं उसकी सहायता से बॉक्स कवर अप कर लेता हूँ क्योंकि ये आगे अप्लाई होगा। तो ये जो है आपका, ये होगा आपका रिजल्टेंट, सॉरी रिजल्टेंट कह रहा हूँ मैं, दो कॉन्सिक्यूटिव वेव्स की फेज डिफरेंस है। ये दो वेव्स जो सिंगल स्लिट से पास हो रही है उसकी कॉन्सिक्यूटिव वेव का फेज डिफरेंस है डेल। ठीक। तो लेट अस सी नेक्स्ट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एन वेव्स। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स एन वेव्स के बारे में बात जो हम कर रहे थे कि रिजल्टेंट वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू साइन n डेल अपॉन 2 अपॉन साइन डेल अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। डेल की वैल्यू ऑल्सो फाइंड आउट कि दो जो कॉन्सिक्यूटिव वेव होती है उनका जो फेज डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। तो सिंपली ये जो हमने डेल की वैल्यू फाइंड आउट करी थी इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें पुट करने के बाद क्या मिला, a साइन n/2 1/n 2π e साइन थीटा लैम्डा साइन 1/2 1/n 2π/λ साइन e थीटा। सॉरी यहाँ पर ये e होगा, मैं यहाँ पर e लिख लेता हूँ, मैंने डिनोट नहीं किया, यहाँ पर e है। यहाँ पर e है। ठीक। तो ऐसा कर, यानी कि हमने जब ये पुट कर दिया तो हमें पता लिख रहा है कि n से n कट गया। जब n से n कट गया 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया,
और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन हमारा कुछ ये मिला हमें, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। और ये साइन 1/n पाई अपॉन लैम्डा साइन थीटा, ये हमें यहाँ पर मिल गया। तो अब हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हम पता चल सके कि कौन सी चीज़ क्या है। तो हमने इसे सिंपल करने के लिए क्या काम किया, ए साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा अपॉन एन हमने इसे कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो अल्फ़ा है ये वाला अल्फ़ा जो है, ये अल्फ़ा की वैल्यू ये है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा। एंड हम बता दें कि जो हमारा ये है ना अल्फ़ा अपॉन एन इज़ वेरी वेरी लेस, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन एन लिख सकते हैं, क्योंकि साइन की जो वैल्यू बहुत कम होती है ना, वो साइन के इक्वल होती है। तो इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे स्मॉल, सो दैट साइन थिंग इज अप्रोक्सली, मतलब अप्रोक्स इतना ही होगा। तो ऐसा लिख लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है। तो पुट कर देते हैं रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड में आर इक्वल टू कितना आया, एन ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। तो ये फॉर्म बन गई साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा की। तो आर इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, जहाँ पर ए क्या है हमारा, एन ए नंबर ऑफ तो नंबर्स हो गए। ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, एवरी वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या है। बस ये तो थी हमारी किसकी बात, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को पता लग गया क्या स्टेप है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, बेसिक समझ लो आप। सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, हमें नंबर ऑफ एन्स जो होंगे उनका एम्पलीट्यूड बताना होगा कि ये एन वेव्स है और इनका प्रत्येक का यानी कि एवरी एंड ईच एम्पलीट्यूड ए है। जब ए है तो उसमें से जो 2 कॉन्सिक्यूटिव वेव्स होगी उनका फेज डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो उन जो 2 कॉन्सिक्यूटिव वेव्स हैं उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1/n इंटू फेज डिफरेंस होगा। तो 1/n इंटू फेज डिफरेंस कितना आया था हमारा, 2 पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, हमने इसे लेटेस्ट मान लिया डेल, तो इसको डेल मान लिया हमने, ठीक है। अब इस डेल की सहायता से हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है ए, जहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है, साइन साइन एन डेल अपॉन 2, साइन एन डेल अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन डेल अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर इसकी जगह हमने सारा ये प्रोसेस किया और अंत में हमारा रिजल्टेंट ये मिल गया। अब हमें निकालनी है इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होती है जो हमारा रिजल्टेंट होता है ना, उसका स्क्वायर कर दो आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो इंटेंसिटी के बारे में हमने निकाल लिया। इसे मान लिया लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 3, लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 2, लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 1। तो अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल मैक्सिमा की। प्रिंसिपल मैक्सिमा 3 कंडीशन है यहाँ पर, प्रिंसिपल मैक्सिमा, मिनिमा और सेकेंडरी मिनिमा। 3 कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। ये ग्राफ है, देखते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, समय तो लेगा। प्रिंसिपल मैक्सिमा पे ऊपर आते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा को समझ लेते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ पर वेव्स जो होगी ना, वेव्स की इंटेंसिटी जो होगी ना वो इनफाइनाइट होगी, और जहाँ पर अल्फ़ा होगा ना, अल्फ़ा, व्हाट इज अल्फ़ा, यू नो, अल्फ़ा इज द अल्फ़ा इज ये, और ये 0 के बराबर होगी। ये 0 कब होगा, जब साइन 0 हो जाए, क्योंकि ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू और ये भी कांस्टेंट वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपको जब ये करना हो, यानी कि आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालना हो, तो हमें कंडीशन 2 याद करनी पड़ेगी। आपको अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 रखनी है, और मैक्सिमा की जो वैल्यू होगी आपको जब ये आपकी 0 हो जाए,
तो ये ऑटोमेटिक ही मैक्सिमा हो जाएगा, इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमा इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, यदि आप अल्फ़ा की वैल्यू जीरो रख दोगे तो आपकी इंटेंसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि यदि मैं अल्फ़ा को जीरो के टेंड्स करूँ तो हमें पता है साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 1 है। तो इस मैथ की आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे अपने प्रिंसिपल मैक्सिमा में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये थी। तो यहाँ पर देखो जो साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यदि मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ यानी कि इस टाइप का बना दूँ उसको, तो हमें क्या देता है, ये जब आइडेंटिटी लगा दें तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट हमारी अल्फ़ा टेंड्स टू 0 और साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये 1 बन जाता है। तो इसलिए जो हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा आ गया वो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू प्रिंसिपल मैक्सिमा आई इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट सेकेंडरी वेव्स लेट्स फॉल नॉर्मली इन द स्लिट एंड मैक्सिमा इंटेंसिटी कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या है कि जब नॉर्मली वेवलेट्स होते हैं ना, जब गिरते हैं कि स्लिट्स पर, तो उस टाइम पर जो मैक्सिमा इंटेंसिटी होती है ना उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल मैक्सिमम। ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम उसको बोलते हैं। यानी कि जब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाए, कुल मिला के बात यह है, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रिंसिपल मैक्सिमम होता है उसको आई मैक्स बोलते हैं। यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम इज कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमम। प्रिंसिपल मैक्सिमम आ गया। अब बात करते हैं मिनिमा के बारे में। मिनिमा एक्चुअली में क्या है कि यानी कि मिनिमा यानी सबसे नीचे वाला भाग, मैक्सिमम से ऊपर वाला भाग। तो जब आपकी साइन अल्फ़ा 0 हो जाए, ये कंडीशंस है। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या थी कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 कर दो तो आई मैक्सिमम ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर आप इससे अब अपनी प्रिंसिपल मैक्सिमा की वैल्यू निकाल सकते हो। पर यहाँ पर क्या है कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू 0 है मिनिमा करने के लिए, और अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0। अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस पाई हो, प्लस माइनस 2 पाई हो, या प्लस माइनस n पाई हो। तो इस तरह से हमने जो अल्फ़ा निकाला वो अल्फ़ा हमें मिला। अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें पता ही है कि पाई अपॉन लैम्डा साइन थीटा होती है। तो इसको हमने इक्वेट कर दिया n पाई से, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पाई पर जाना है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद जब हम n1 n2 n2 लिखते हैं तो ये हमें क्या मिलती है, मिनिमा इंटेंसिटी ऑफ आइदर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा की तरह ही हमें मिनिमा इंटेंसिटी हमें मिलती है अगर हम इसमें n1 n2 n3 की वैल्यू हम निकाल लें। ठीक है, इस फॉर्मूला ये हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा की तरह ही है हमारा प्रिंसिपल मिनिमा भी कहते हैं आप चाहे, या इसे हम प्रिंसिपल मिनिमा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके बाद बात आते हैं हम सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के ऊपर बात करते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा में हम क्या काम करते हैं, इंटेंसिटी को हम हमारे जो अल्फ़ा होते हैं उसे हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पार्शियली डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या है कि हम उसे डेल आई अपॉन डेल अल्फ़ा इक्वल टू 0 कर देते हैं। यदि हम इसको ऐसा कर देते हैं तो हमें अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करना है आई को। तो आई वी आर ऑल्सो नोन ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको इक्वेट करने के बाद ये इस टाइप का आता है। डिफरेंशिएशन मैंने इसमें, इंटीग्रेशन मैंने इसमें कर दिया, डिफरेंशिएशन मैंने इसमें कर दिया, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होती है। वो कंडीशंस क्या है उसको समझ लेते हैं। कि ये कहता है कि यहाँ पर जो साइन अल्फ़ा और अपॉन अल्फ़ा है ना, साइन अल्फ़ा और अल्फ़ा के ऊपर देखो, यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और अल्फ़ा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। और यहाँ पर देखो, हाँ, तो यदि ये 0 नहीं हुआ तो कांस्टेंट है तो छोड़ो आप, तो ये इसे 0 होना पड़ेगा। तो
अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा को जीरो होना पड़ेगा। साइन अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो इसे इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर जाने के बाद दोनों को देखेंगे। फिर हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, टेन अल्फ़ा के बराबर आ गया। अब इस टेन अल्फ़ा से हमें क्या काम करना है, थीटा की जो वैल्यू है टेन अल्फ़ा की, जीरो तो है, अल्फ़ा की वैल्यू जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो क्या है, प्लस माइनस पाई है, प्लस माइनस टू पाई है, प्लस माइनस थ्री पाई है। फिर जब प्लस माइनस टू पाई थ्री पाई है एन पाई पर हमारी जिसकी वैल्यू है वो कितनी है, जीरो है। इसी तरह माइनस पाई बाई टू नहीं होगा इसमें। तो इसी तरह जो टेन की वैल्यू है प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू डी माइनस पाई बाई टू, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट में जाएगी। तो प्लॉट एक इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि दर्शाएगा y इक्वल टू ये टेन क्या है हमारा x प्लस सी, या आप कह सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमारी इक्वेशन होती है एम एक्स प्लस सी, एम इज ये स्लोप और x क्या है हमारा इसका कोफिशिएंट प्लस सी। तो हमने जब ये ग्राफ बनाया तो देखो आपने जो ग्राफ देखें, ग्राफ जो हमने बनाया देखो ये हमने सारी वैल्यूज प्लॉट कर दी, जीरो पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू पाई पाई। तो यहाँ पर देखो आप जो पाई और टू पाई और थ्री पाई पे जो वैल्यू है हमारी सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है। मैंने सीधी रेखा में इनको करके बनाया है। इसी तरह जो हमारी ये पाई बाई टू वाली लाइन्स हैं इनको मैंने बनाया माइनस पाई बाई टू से, इस तरह डॉटेड लाइन मैंने इनकी बनाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब हमारा ग्राफ माइनस पाई बाई टू से प्लस माइनस पाई बाई टू तक जाता है, तो देखो जीरो पे यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है ना, यहाँ पे जीरो हो जाती है, यहाँ पर भी जीरो हो रही है, यहाँ पर भी जीरो हो रही है। ये तरह हम सब देखते हैं। और एक हम इसमें वो प्लॉट कर देते हैं क्या, लाइन जो कि सी को रिप्रेजेंट करती है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो लाइन खींचने के बाद हमारी ये सारी क्या होती है, इंटरसेप्ट हो जाती है थ्री पाई बाई टू से लेके इनफाइनाइट तक, माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके इनफाइनाइट तक, पर माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है, इससे हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा इक्वल टू जीरो थ्री, ये लेगी ये सारी इनफाइनाइट से चलती है, पर इसमें प्लस माइनस अल्फा बाई टू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा ना एंड जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसकी फॉर्म इस टाइप की होगी। इसका मतलब क्या है, जो अल्फा है टू एन प्लस वन पाई बाई टू इक्वल टू पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा, इस टाइप से चलेगा। तो ये जो चला इस टाइप से, अल्फा की वैल्यू तो हम सबको पता ही है, पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा होती है। हमने इसे इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद हमें जो ई साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, ई साइन थीटा क्या है हमारा भाई, बात डिफरेंस है, ऑल्सो नोन यू। तो ये जो हमारा है पार्ट डिफरेंस जो है हमारा किसके बराबर आ गया, टू एन प्लस वन लैम्डा पाई बाई टू के बराबर हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर देखो आप ये इंटेंसिटी है आई, टू एन नंबर्स है प्लस वन, लैम्डा क्या है वेवलेंथ अपॉन टू। तो अब बात आती है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आई इक्वल टू आई नोट साइन अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा, ठीक है। आप चाहिए वाला स्टेप्स हटा भी तो कोई बात नहीं है, वो तो आपके ऊपर बात है, आप टाइम पास है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेन मकसद है हमारा, इसकी बात करते हैं। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि आई इक्वल टू आई नोट, यानी कि जो इनिशियली इंटेंसिटी थी उस रे की है, उस वे की, वो क्या थी, आई इक्वल टू आई नोट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटेंसिटी, आई नोट इक्वल टू ए का स्क्वायर है मान लो। तो यहाँ पर देखते हैं कंडीशंस क्या है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशंस क्या थी कि अल्फा की इक्वल टू जीरो रख दिया हमने। अब अल्फा इक्वल टू जीरो हमने जब इसको रखा तो
आई नोट के इक्वल हो गया, क्योंकि हमें पता है जब अल्फ़ा लिमिट टेंस टू जीरो तक पहुंचता है तो ये अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है 1 हो जाती है। तो भी 1 होगी तो ये जो आई होगा वो ए स्क्वायर यानी कि अपनी जो इनिशियल इंटेंसिटी होगी उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड पी अगर हमें फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा में निकालना है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा अगर हमें निकालना है यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 3π/2 होगी, तो अल्फ़ा की जगह साइन की जगह हम 3π/2 रख देंगे। इसी तरह हमने करा कि ये एक स्क्वायर आ गया 2 ये आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब इसे सोल्व करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। या हम ए की जगह ये भी पुट कर सकते हैं, ए की जगह भी लगा सकते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा के ऊपर हमने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। तो इसी तरह जो हमें वैल्यूज़ मिली ना, इन वैल्यूज़ को हमने रेशियो के फॉर्म में प्रदर्शित कर दिया। अभी रेशियो के फॉर्म में जब मैंने करा तो ये इस टाइप की बन गया 1π/4 बना। तो यही हमारा ये इस टाइप से सीरीज जो बनी, ये हमारा फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ और देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसको आप एक्सेस कर लें। तो धन्यवाद।